नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक। 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड एहतियाती टीकाकरण अभियान शुरू। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी युद्धपोत का जलावतरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रालयों के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा निष्पादन समीक्षा में गृह मंत्रालय की वेबसाइट शीर्ष स्थान पर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में दूरदर्शन के लिए नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल सेमीफाइनल में कल पीवी सिंधु का सामना जापान की साइना कावाकामी से होगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सदन के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक दलों की ये बैठक आयोजित की गई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी रविवार को सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसी दिन सरकार ने भी सभी राजनीतिक दलों से सहयोग लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज चुनाव में समर्थन हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा किया। उन्होंने सांसदों, विधायकों और अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। श्रीमती मुर्मू ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती कोविड रोधी टीका लेने का आग्रह किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अगले 75 दिन तक सभी वयस्कों के लिए ये टीका निःशुल्क देने का अभियान आज से शुरू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई से 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज देश के सभी 18 एवं नागरिक को फ्री किया है। इस उपलक्ष्य में हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी एम्प्लॉइज को प्रिकॉशन डोज देने के लिए स्पेशल सेंटर चालू किया गया है। सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। देश के सभी 18 एबव नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आप भी प्रिकॉशन डोज लगाइए। श्री मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार स्वस्थ और सुरक्षित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये विशेष टीकाकरण अभियान का एक हिस्सा है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में टीकाकरण अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान सरकारी कोविड टीका केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के काम में तेजी लाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कोविड टीकाकरण तेज करने की अपील की। श्री भूषण ने कहा कि यह चिंताजनक है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 8% और 60 वर्ष से अधिक आयु के केवल 27% लोगों ने एहतियाती टीके लगवाए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 दिनों के कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव को जन अभियान के रूप में लागू करने का आग्रह किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा, उत्तर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांवड़ यात्रा के मार्गों के अलावा प्रमुख मेलों, रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर विशेष टीकाकरण शिविर
आयोजित करने की सलाह दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विदेश से आए संदिग्ध त्वचा संबंधी रोगी के निकट संपर्क में आने से बचने को कहा गया है। इसके अलावा बीमार लोगों और संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से बचने को भी कहा गया है। सरकार ने सुझाव दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार और शरीर पर लाल दाने दिखाई देते हैं तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज केरल में सामने आने के बाद उच्च स्तरीय केंद्रीय दल तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। ये दल स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय करने में मदद करेगा। कोल्लम के 35 वर्षीय एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात से मंगलवार को केरल पहुंचा था। इसे और इसके निकट संपर्क में आए व्यक्तियों को संगरोध में रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री के सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास और भारत के समुद्री हितों की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने की परिकल्पना पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य संगठनों को बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा। रक्षा मंत्री ने आज कोलकाता में Y3023 दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी युद्धपोत का जलावतरण किया। रक्षा मंत्री ने युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता की परिकल्पना को साकार करने में नौसेना डिजाइन निदेशालय और अन्य नौसेना टीमों के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद पोत निर्माण के क्षेत्र में GRSE की निरंतर सहायता के लिए भी सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि दूनागिरी समुद्र, आकाश और पानी के भीतर सुरक्षा करने के लिए बहुआयामी क्षमताओं वाला विश्व स्तरीय युद्धपोत होगा। इस युद्धपोत में बेहतर सुरक्षा उपकरण, उन्नत हथियार और सेंसर प्रणाली मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय के कामकाज की दक्षता की जांच के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया है। इस प्रकार की जांच से परियोजनाओं को बनाने और लागू करने में होने वाली कमियों के बारे में मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को मूल्यवान जानकारी प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार, वित्तीय प्रबंधन में सुधार और जोखिम की पहचान के बारे में सुझाव मिलने की आशा है। ये समिति रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रदर्शन और लेखा परीक्षा के संचालन के लिए विशेष क्षेत्रों की पहचान करेगी। समिति प्रदर्शन रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई की निगरानी भी करेगी। ये सुधार उपायों के साथ साथ आंतरिक निगरानी और जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने में समग्र सुधार के उपायों के बारे में भी रक्षा मंत्री को सलाह देगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में देश में शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। रैंकिंग के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद देश का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान बना है। IIM बेंगलुरु दूसरे और IIM कलकत्ता तीसरे स्थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज सबसे अच्छा दंत चिकित्सा कॉलेज है। IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज है। दिल्ली का मिरांडा हाउस सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। जामिया हमदर्द देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान है। श्री प्रधान ने कहा कि नवाचार और उद्यमिता राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों को मान्यता और रैंकिंग के दोनों फ्रेमवर्क में आना होगा। 21वीं सदी को एक ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन 4.0 की अनफोल्डमेंट मशीन पावर से नहीं होगा तो नॉलेज बेस्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में होगा। हमें शिक्षा को अफोर्डेबल करना है, इसलिए भारत सरकार इस बार डिजिटल यूनिवर्सिटी की कल्पना किया है। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन ODL की फ्रेमवर्क के अंदर अच्छे कोर्सेस भी चला रहे हो। शिक्षा को व्यवसायीकरण ना करते हुए लेकिन सामान्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए
हमें जो टेक्नोलॉजी की उपयोग करना चाहिए वो करना पड़ेगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इस वर्ष दिसंबर में आयोजित की जाएगी, लेकिन इसकी तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि सीटीईटी के 16वें संस्करण की ये परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित होगी। पूरे देश में 20 भाषाओं में ये परीक्षा कराई जाएगी। बोर्ड ने बताया कि परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, परीक्षा फीस और परीक्षा स्थलों तथा महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी सीटीईटी की सरकारी वेबसाइट ctet.nic.in पर बहुत जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक। 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड एहतियाती टीकाकरण अभियान शुरू। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूनागिरी 17A स्वदेशी युद्धपोत का जलावतरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रालयों के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा निष्पादन समीक्षा में गृह मंत्रालय की वेबसाइट शीर्ष स्थान पर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में दूरदर्शन के नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में कल पीवी सिंधु का सामना जापान की सायना कावामाकी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के साथ कथित संबंध को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हामिद अंसारी की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें कथित तौर पर भारत में आतंकवाद पर एक सेमिनार में पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के साथ एक मंच साझा किया गया था। पत्रकार मिर्जा ने आरोप लगाया था कि वो अंसारी के निमंत्रण पर भारत आए थे और उनसे मुलाकात भी की थी। हालांकि श्री अंसारी ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वो पत्रकार से कभी नहीं मिले और न ही उन्हें आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा निष्पादन समीक्षा में गृह मंत्रालय की वेबसाइट को शीर्ष स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल का दूसरा स्थान है। इन पोर्टलों के कार्यक्षमता की समय समय पर समीक्षा का उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कामकाज को और प्रभावशाली बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि G20 समान कार्य प्रारूप को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। इंडोनेशिया की बाली में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में सीतारामन ने बहुउद्देशीय विकास बैंक के बारे में विशेषज्ञ समिति के कार्य की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि इसकी सिफारिशों को लागू करने की रूपरेखा तैयार की जाए। इससे पहले कल वित्त मंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर गोलमेज बैठक में टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिश्रित वित्तीय और निजी पूंजी को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के उद्योग मंत्रियों की दूसरी बैठक में
श्री पांडे ने कहा कि भारत संगठन में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी अवसरों का पता लगाने के लिए सदस्य देशों के उद्योगपतियों के साथ सहयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने भारत की मजबूत औद्योगिक स्थिति पर जोर दिया और दोहराया कि कोविड महामारी के कारण व्यवधानों के बावजूद वर्ष 2021-22 में भारत की औद्योगिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में खनन, विनिर्माण तथा निर्माण का हिस्सा अब 28% है। श्री पांडे ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में औद्योगिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न श्रम बाजार में भी सुधार किए गए हैं। चीन ने कहा है कि भारत और चीन के अधिकारी उड़ानों को फिर से शुरू करने और भारतीय विद्यार्थियों के पहले समूह को जल्द से जल्द चीन वापस लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 20,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी चीन के विश्वविद्यालयों में वापस जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि इस बारे में सकारात्मक प्रगति हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के नए धारावाहिक स्वराज, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धारावाहिक का प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि ये धारावाहिक 10 भाषाओं में प्रसारित होगा। ये लोगों को स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। प्रोमो एक झलक है, न केवल स्वतंत्रता संग्राम के समय जो स्वराज की कल्पना की गई, बल्कि ये झलक ये भी है कि नए भारत का नया दूरदर्शन क्या होगा और उस पर किस तरह के प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। इस पर शुरुआत शानदार कार्यक्रम के साथ जल्द होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको देश के कोने कोने जो विविधता भरे भारत में 10 भाषाओं में जब इसका प्रसारण किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा तो लाखों नहीं करोड़ों भारतवासियों तक इसको पहुंचाने का काम भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। श्री ठाकुर ने स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को उजागर करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी के प्रयासों की सराहना की। ऑल इंडिया रेडियो ने लगातार प्रयास किया, रेड्डी जी यहाँ पर मौजूद हैं, कि विभिन्न जिलों से अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, अनसंग हीरोज के बारे में हमारे ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी कर्मचारी और अलग अलग स्टेशन थे उनके बारे में बताया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनके जीवन पर कुछ न कुछ कहा जाता है। इसी तरह से ही दूरदर्शन ने भी 300 से ज्यादा अब तक ऐसे एपिसोड या ऐसे लोगों के ऊपर अलग अलग अपनी स्टोरीज को फाइल किया ताकि उनके जीवन पर प्रकाश डाला जा सके। भारत सरकार ने हजारों कार्यक्रम देश भर में किए जिसमें करोड़ों लोगों ने अब तक भाग आजादी का अमृत महोत्सव में लिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि इस धारावाहिक में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा जो 14 अगस्त से डीडी नेशनल पर दर्शकों के समक्ष आ रहा है। इसकी कहानी प्रारंभ होती है सन 1498 से, जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया। एक घंटे की 75 कड़ियों में बना यह सीरियल दर्शकों को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के कई अनकहे पहलुओं से परिचित कराएगा। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। I'm particularly very happy that this Swaraj serial is also going to have a radio version. This will be also be dubbed into 10 other languages and we will be broadcasting it along with Doordarshan. I'm very particularly happy to inform that no other media organization in the country would have done the amount of work that Doordarshan and All India Radio has done during this Azadi Ka Amrit Mahotsav. Every day, beginning from August 16th last year to August 15th this year, in all our major bulletins, we are carrying 5-minute report on unsung heroes. आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अभी तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। महिला मुक्ति के लिए एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 1937 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की। वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी थीं। दुर्गाबाई के मन में समाज सुधार का अंकुर उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में ही बो दिया गया था और वो सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के प्रति जागरूक थीं। शायद ये इस कारण हुआ कि समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेसालिंगम उनके दादा के करीबी दोस्त थे। दुर्गाबाई जब महज 12 साल की थीं, तो उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने कुछ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए धन एकत्र किया था और जब वो गांधी जी से मिली तो उनके अनुरोध पर अपनी सोने की चूड़ियां भी उन्हें दे दी। पेशे से वकील दुर्गाबाई ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और विधवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनका विवाह केवल 8 साल की उम्र में हो गया था। दुर्गाबाई एक प्रेरक सार्वजनिक वक्ता थीं और नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वहां उन्होंने महिला अपराधियों की दयनीय स्थिति को समझा और उनके लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का सोचा। उनकी इस इच्छा शक्ति से हैदराबाद में आंध्र महिला सभा के मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के लिए प्रोत्साहन मिला। संविधान सभा की सदस्य दुर्गाबाई ने हिंदू कोड विधेयक का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके प्रयास संसद में पेश विधेयकों में उनकी भागीदारी में स्पष्ट दिखते थे। 1952 में उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। 1953 में वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी। 1959 में सरकार ने उन्हें शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। दुर्गाबाई को कई सम्मान मिले, जिनमें यूनेस्को शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण और पॉल जी हॉफमैन पुरस्कार शामिल हैं। 9 मई 1981 को उनका निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार महान भारतीय दुर्गाबाई देशमुख को नमन करता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शंकर खुदे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1918 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। शंकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें 13 अक्टूबर 1942 को आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक के बेलगाम जिले में हिंडालग सेंट्रल जेल में दिसंबर 1942 में गंभीर यातनाओं के कारण पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। धरती के इस वीर सपूत को हमारा आज हम राष्ट्रवादी सिद्धू भिवा पवार को भी याद कर रहे हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1902 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। सिद्धू भिवा ने खाटव तालुक सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 9 सितंबर 1942 को वे परशुराम घरगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसमें 2000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया था। आंदोलनकारियों ने देशभक्ति के गीत गाते हुए और राष्ट्रवादी नारे लगाते हुए अदालत की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए मार्च किया। मार्च करने वालों को पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया और उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर गोलियां चलाईं। सिद्धू को गोली लगने से गंभीर चोट लगी और 30 सितंबर 1942 को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस महान शहीद को आकाश
आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के निवासी थे। वे आरंभ में ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे, लेकिन 1942 में वे मलाया में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 15 जुलाई 1944 को बर्मा में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। भारत के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के गांव कथेरी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि कल बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष दिन होगा। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक होगा और 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बल मिलेगा और स्थानीय युवा लाभान्वित होंगे। 296 किलोमीटर के 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में आज एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की हान यू को पराजित किया। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना जापान की सीना कावाकामी से होगा। साइना नेहवाल और एचएस प्रणय क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए। ट्रैक एंड फील्ड का विश्व कप यानी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप आज से अमेरिका की यूजीन में शुरू होगी। इसमें 200 देशों के करीब 2000 एथलीट 50 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। चैंपियनशिप में भारत का 21 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर और 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले पदक के बड़े दावेदार हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर का साक्षात्कार प्रसारित करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तिका का अनावरण किया था, जिसका विषय है पर्यावरणीय संधारणीयता और आर्थिक विकास, कार्यकलाप तथा कार्रवाई में अवसरण। इस पुस्तक के लिए श्री माथुर ने भी एक अध्याय लिखा है। ये साक्षात्कार FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक। 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड एहतियाती टीकाकरण अभियान शुरू। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी युद्धपोत का जलावतरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रालयों के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा निष्पादन समीक्षा में गृह मंत्रालय की वेबसाइट शीर्ष स्थान पर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में दूरदर्शन के नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल सेमीफाइनल में कल पीवी सिंधु का सामना जापान की साइना कावाकामी से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।